Assalamu alaikum. My name is Dr. Nisar Ahmed Shah. I am physician and cardiologist working as a district physician, district Matiari. Basically, we are discussing over here is the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is endocrine clinical syndrome. जिसमें there is a relative or absolute deficiency of insulin that is being releasing from the pancreas. जब बॉडी में पेनक्रियास से इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है या कमी आ जाती है तो फिर ब्लड शुगर की लेवल बॉडी में बढ़ती है। बेसिकली इंसुलिन क्या है जो रिलीज़ होती है बॉडी से, ये परवरदिगार की तरफ से हमारे लिए बड़ी नेमत है कि इंसुलिन रिलीजिंग फ्रॉम द पेनक्रियास बाय नेचुरल कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल इन अ मीन वाइल। एक लेवल है उसको मेंटेन करती है हमारी बॉडी में इंसुलिन। जब वो इंसुलिन रिलीज़ होती है तो उसकी ब्लड शुगर की लेवल एक कंट्रोल लेवल पे आती है हमारी। ठीक है, ब्लड शुगर की डायग्नोसिस हम किस तरीके से करते हैं डायबिटीज़ में कि उसकी हम ब्लड लेवल करवाते हैं। एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवाते हैं हम, एक रैंडम ब्लड शुगर लेवल करवाते हैं, तीसरी हम जो लैब करवाते हैं दैट इज़ द हेमोग्लोबिन A1C। कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में फास्टिंग ब्लड शुगर? परवरदिगार ने एक बड़ी नेमत रखी है कि इस तरह से इधर तक हमारी ब्लड शुगर लेवल रहेगी, दैट इज़ मीन्स इट इज़ इन टाइट कंट्रोल। अगर इससे थोड़ी बढ़ जाती है तो हम डायबिटीज़ की तरफ मूव करते हैं या प्री डायबिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मली हमारी जो होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 110 से कम होनी चाहिए हमारी ब्लड शुगर लेवल। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हमारी 110 और 126 के बीच में आती है तो हम इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। इट मीन्स वी आर एट रिस्क टू डेवलप द डायबिटीज़। जब ये ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल 126 या 126 से ऊपर बढ़ जाती है तो हम इसको लेबल करते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। एक दूसरी लेवल करवाते हैं हम दैट इज़ द रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल ही होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन द 120 120 एंड 160 160 160। अगर 120 और 160 के बीच में है तो हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ द नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर। अगर 160 और 200 के बीच में आए तो हम इसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, और अगर 200 या 200 से ऊपर बढ़ जाए तो ये डायबिटिक की रेंज में आ जाती है। तीसरी हम जो लैब करवाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इज़ द हेमोग्लोबिन A1C। नॉर्मल हेमोग्लोबिन A1C शुड बी 5.7। अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, अगर 5.7 से लेके 6.5 तक है तो ये प्री डायबिटीज़ कहलाते हैं। प्री डायबिटीज़ मीन्स वी आर प्रोन और एट हाई रिस्क टू डेवलप द डायबिटीज़। अगर 6.5 से ऊपर है तो हम पेशेंट को लेबल करते हैं द पेशेंट इज बीइंग सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी ऑलमोस्ट इडियोपैथिक होती है, मल्टी इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिकल फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंडरी का मतलब है कोई देयर सम काज ड्यू टू विच ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। Primary is again divided into two types. One is the insulin dependent diabetes, another is the non-insulin dependent diabetes. आप टाइप 1 डायबिटीज़ बोलें या टाइप 2 डायबिटीज़ बोल दें। ठीक, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, देयर इज़ एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। बॉडी में इंसुलिन बनती नहीं है, रिलीज ही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाती है। सच पेशेंट्स नीड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलिन। बगैर इंसुलिन के, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है तो उसकी शुगर कंट्रोल हम नहीं कर सकते। टाइप 2 में एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी नहीं होती है, पार्शियल डिफिशिएंसी होती है और दूसरे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, ख़त्म नहीं होती बॉडी में से। ठीक है ना, तो इन सच केसेस हम ओरल मेडिसिन पे पेशेंट को रख के बगैर इंसुलिन के उसकी ब्लड शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, उसमें हमें कुछ मेडिसिन प्लस में लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। द सेकेंडरी काज ऑफ द डायबिटीज़ आर देयर आर मेनी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, देयर आर मेनी। तो हम जब सेकेंडरी काज को ट्रीट करेंगे अलॉन्ग विद द डायबिटीज़ द पेशेंट कैन बी रिवर्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल विदाउट medicine and somewhat any other reason. What is the clinical manifestation? How the patient present to a doctor with the diabetes? So there is different manifestations or different presentations. टाइप 2 की अलग प्रेजेंटेशंस होती हैं, टाइप 1 की अलग होती है। लेकिन क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें पोलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा आता है, पोलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगती है, कभी कभी भूख ज़्यादा लगती है, पोरीफेगिया बोलते हैं। सेकेंड, पेशेंट में प्रेजेंट विद द फटीग, थकावट, पीड़, जिस्म में दर्द,
बहुत होता है, हल्का हल्का बुखार, जिस्म में जलन होती है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, खाना हज़म नहीं होता। तो दीज आर द सम मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द वंस यू डायग्नोज द डायबिटीज़, the patient having the diabetes, so you have to manage a patient and you have to give a brief counseling to patients कि ये वो डिजीज़ नहीं है कि हमारे पास आ गया बुखार के साथ हमने उसको जो है ना पैराडाल दी सही की, नहीं। द डायबिटीज़ हैज़ टू स्टे विद द पेशेंट फॉर लाइफ। सो in such patients there are three categories for the management of diabetes. One is the dietary restrictions, another is the lifestyle modification, physical exercise, third is the oral medicine. ऐसा नहीं कि हमने गोली दे दी मरीज़ को, कहा कि बस ठीक है भाई जी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। जब तक आप दो मेन ऊपर वाली चीज़ों को काबू में नहीं रखेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, तब तक आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है, सो द diabetic patient is always with you. You have to counsel it regarding the diet, regarding the exercise, regarding the medicine and proper follow-up. Until and unless patient will not follow up to you with the diabetes, you can't control the patient. मैं तो ये कहता हूँ कि the diabetic patient is a good diabetic doctor. अगर मरीज़ सिंसियर हो, मरीज़ सच्चा हो, तो डायबिटीज़ वो खुद बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, डॉक्टर सिर्फ उसको रास्ता दिखा सकता है। तो क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट के साथ होती है सालों से, 5 years, 10 years, 15 years, वो दवाई खा खा के जो है ना उसको पता पड़ जाता है कि कौन सी दवाई मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी है। सो यू हैव टू प्रॉपर काउंसिल द पेशेंट एंड द ट्रीट द पेशेंट। सो आई होप सो देयर शुड बी जनरल सर्वे, general counseling of the patients, and regarding the diet, regarding the exercise, regarding the medicine, regarding the use of insulin, we should all counsel the patient and reach to controlling the blood sugar level, as the blood sugar may causes the many complications that starts from the diabetic retinopathy, nazar kam hona shuru ho jayegi, can patient lead to the blindness. The diabetes can causes the ischemic heart disease, MI. The diabetes can cause the diabetic nephropathy, in which patient may goes to the renal failure. Patient may develop the cerebrovascular accident. Patient may develop the autonomic neuropathy, dyspepsia, vertigo. There are so many reasons. Patient may develop the urinary bladder symptoms, incontinence of urinal retention of the urine. So if you want to control all these, you have to control the blood sugar level, to control the blood sugar level and the hemoglobin level, to reduces these all complications. Thank you very much. Assalamu alaikum.